चलिए भैया, आज से थोड़ा जरा लॉ के लिए भी पढ़ लेते हैं भैया। तो यहाँ पर देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट वन में यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन जो बोल रहे हैं, एनालिसिस डबल जियोपार्डी। क्या बोल रहे हैं कि भैया डबल जियोपार्डी को क्या करना है, आपने एनालिसिस करना है। प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल टू, आर्टिकल टू टू सॉरी आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। में क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेता हूँ। एनालिसिस करने की बात करी गई, किसको करना है भैया? डबल जियो पार्टी को करना है। जो डबल जियो पार्टी का जो प्रिंसिपल है उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आंसर में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल, थोड़ा सा जरा आंसर में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनकैप्सुलेट्स द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी। कहां पर है भैया? आर्टिकल 22 को जब मैं देखता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहां पे मुझको क्या मिल रहा है? डबल डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी, अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अ क्रिमिनल jurisprudence, a cornerstone of criminal jurisprudence that prohibits the prosecution and punishment of an individual more than once for the same offense, ठीक है। याद रहेगा। फिर से पढ़ लेता हूं। आर्टिकल 220 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनकैप्सुलेट द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी, a cornerstone of criminal jurisprudence, a cornerstone of criminal jurisprudence that prohibits the prosecution and punishment, of an individual more than once for the same offense, ठीक है। रूटेड इन द, इसका लैटिन मैक्सिम याद रखना है, नीमो डेबिट बिस वेसारी प्रो इडेम कॉजा। फिर से बोल देता हूं, नीमो, नीम कितने वर्ड है? एक दो तीन चार पांच छह सात वर्ड है। नीमो, बोलो नीमो, नीमो नीमो डेबिट बिस, BIS बिस वेजारी प्रो इडेम कॉजा। नीमो डेबिट बिस वेजारी प्रो इडेम कॉजा। नीमो डेबिट बिस वेजारी प्रो एडम कॉजा, ठीक है। तो नो वन शुड बी हरास ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, ठीक है। दिस प्रोविजन एम्स टू सेफगार्ड पर्सनल लिबर्टी एंड सेंसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। क्लियर हो गए? No one should be harassed twice for the same cause. This provision aims to safeguard personal liberty and the sanctity of the judicial process. Clear? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसके की एस्पेक्ट्स पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप एंड एप्लीकेशन की। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे स्कोप एंड एप्लीकेशन। तो लिखा हुआ अप्लाइज स्ट्रिक्टली टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अंडर क्रिमिनल लॉ। ध्यान से समझना, applies strictly judicial proceedings under criminal law, applies strictly to judicial proceedings under criminal law। उसके बाद है एक्सक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिपार्टमेंटल एक्शन को एक्सक्लूड करा गया है। एक्सक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिपार्टमेंटल एक्शंस एज क्लेरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। किसमें, किसने करा ये क्लेरिफिकेशन? किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ने दी। कहां पर दी? इन मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में दी। हियर द कोर्ट रूल दैट अ पेनल्टी imposed बाय कस्टम अथॉरिटीज डिड नॉट प्रिकुलेट सब्सिक्वेंट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। असेंशियल कंडीशन इसकी हम देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है द इंडिविजुअल मस्ट हैव बीन प्रीवियसली प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड। The individual must have been previously prosecuted and convicted or acquitted. सेकंड में लिखा हुआ द सेकंड प्रोसिक्यूशन मस्ट इन्वॉल्व द सेम ऑफेंस एंड पनिशमेंट अंडर द सेम लॉ। दो असेंशियल कंडीशन है, ध्यान से इसको समझना। पहली वाली कंडीशन क्या बोल रही है? द इंडिविजुअल मस्ट हैव प्रीवियसली प्रोसिक्यूटेड, द इंडिविजुअल मस्ट हैव प्रीवियसली प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड, ठीक है। सेकंड कंडीशन है द सेकंड प्रोसिक्यूशन मस्ट इन्वॉल्व द सेम ऑफेंस एंड पनिशमेंट अंडर द सेम लॉ। क्लियर? बॉर्डर इम्प्लीकेशन में मैं इसकी अगर बात करूं तो लिखा, बॉर्डर नहीं, ब्रॉडर, ब्रॉडर इम्प्लीकेशन में मैं इसकी अगर बात करूं तो लिखा हुआ है दिस प्रिंसिपल अपहोल्ड्स प्रोसीजरल फेयरनेस, दिस प्रिंसिपल अपहोल्ड प्रोसीजरल fairness, prevents state overreach and fosters public trust in the judicial system by curtailing harassment through repetitive prosecution।
तो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या है भैया इसका, कि दिस प्रिंसिपल अपहोल्ड प्रोसीजरल फेयरनेस, prevents state overreach and fosters public trust in the judicial system by curtailing harassment through repetitive prosecutions. ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलूसिडेट। अगला क्वेश्चन है इलूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है भैया, इलूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, इलूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग। यहाँ पे लिखा हुआ इमोरल ट्रैफिकिंग एम्पासेस द सिस्टमैटिक exploitation of individuals. Immoral trafficking and encompasses the systematic exploitation of individuals, predominantly women and children, for forced labor, commercial sexual exploitation, and other unlawful purposes. It constitutes a grave violation of human rights and undermines the constitutional guarantee of dignity and equality. फिर से देखना, इलूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग, दो चार बार पढ़ता हूं, ध्यान से चीजें समझ में आएंगी। Immoral trafficking encompasses the systematic exploitation of individual. Immoral trafficking encompasses the systematic exploitation of individuals, prominently women and children, for forced labor, commercial sexual exploitation, and other unlawful purposes. It constitutes a grave violation of human rights and undermines the constitutional guarantee of dignity and equality. फिर से पढ़ता हूं एक और बार, कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं इमोरल ट्रैफिकिंग के। तो क्या लिखा हुआ है, इमोरल ट्रैफिकिंग एनकम्पासेस द सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिविजुअल, prominently women and children, for forced labor, commercial sexual exploitation, and other unlawful purposes. ठीक है, फिर है इट कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अंडरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ डिग्निटी एंड इक्वालिटी। आगे हम पढ़ते हैं, इसके क्रिटिकल हम डायमेंशंस को देखते हैं। क्रिटिकल डायमेंशंस पे आ जाओ, तो क्रिटिकल डायमेंशंस क्या बोलते हैं भाई, क्रिटिकल डायमेंशंस क्या बोलते हैं देखते हैं। क्रिटिकल डायमेंशन में सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, लिखा हुआ आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 prohibits trafficking and forced labor, reflecting the constitution's commitment to human dignity. तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में क्या है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, रिफ्लेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस कमिटमेंट टू ह्यूमन डिग्निटी। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में मैं अगर बात करूं तो 2 पॉइंट यहां पर आ रहे हैं। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में बात करूं तो 2 पॉइंट यहां पर आ रहे हैं। पहला है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, याद रखना, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ITPA, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ITPA। ठीक है, तो आईटीपीए क्या बोलता है, आईटीपीए क्या बोलता है, क्रिमिनलाइज द प्रोक्यूरमेंट, हार्बरिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्संस फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज। एक्ट कौन सा था, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, आईटीपीए, क्रिमिनलाइज द प्रोक्योरमेंट, हार्बरिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्संस फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज। क्लियर। दूसरा पॉइंट है इसमें लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इट एम्पावर्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग थ्रू stringent penalties. It empowers law enforcement agencies to combat trafficking through stringent penalties. क्लियर। आगे अब हम बात करते हैं जुडिशियल डिस्कोर्स की। तो जुडिशियल डिस्कोर्स में क्या है, इन विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कौन सा केस है, विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड गवर्नमेंट्स टू एस्टैब्लिश मैकेनिज्म टू रिहैबिलिटेट विक्टिम्स एंड डिसमेंटल ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स। ठीक है, तो जुडिशियल डिस्कोर्स में हम देखते हैं क्या है, तो विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्या है भैया, विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
the Supreme Court directed governments to establish mechanism to rehabilitate victims and dismantle trafficking networks. Clear? नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट। इसमें क्या लिखा हुआ ग्लोबल अलाइनमेंट में? इंडियाज एडहेरेंस टू पैलेरोमा प्रोटोकॉल, पैलेरोमा प्रोटोकॉल एंड यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड reinforce its एंटी ट्रैफिकिंग मेजर्स। तो ग्लोबल अलाइनमेंट में क्या है? इंडियाज एडहेरेंस टू द पैलेरोमा प्रोटोकॉल एंड द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड reinforce its एंटी ट्रैफिकिंग मेजर्स। सोशल इम्प्लीकेशन में मैं अगर बात करूं तो लिखा हुआ ट्रैफिकिंग एक्सरबेट्स, ट्रैफिकिंग एक्सरबेट्स, एक्सरबेट्स का मतलब क्या होता है? एक्सरबेट्स का मतलब होता है, एक मिनट है, एक्सरबेट्स तो स्पेलिंग है इसकी EXACER, एक्सरबेट। एक्सरबेट्स का मतलब होता है बढ़ाता है। ट्रैफिकिंग एक्सरबेट्स का मतलब है बढ़ाता है, बढ़ाता है। ट्रैफिकिंग एक्सरबेट्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड परपेचुएट जेंडर बेस्ड वायलेंस नेसेसिटिंग कंपैरिजन कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव स्ट्रेटजीज। तो इसके सोशल इम्प्लीकेशन है ट्रैफिकिंग एक्सरबेट्स, एक्सरबेट्स मतलब बढ़ाता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड परपेचुएट्स जेंडर बेस्ड वायलेंस नेसेसिटेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिंग स्ट्रेटजीज। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इंटरप्रिएट आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक टाटा बाय बाय।